रिलीजन जो है उसको सोशियोलॉजी कैसे देखती है। इस फर्स्ट तो रिलीजन जो है वो सोसाइटी में कैसे फंक्शन करता है और बाकी इंस्टीट्यूशंस के साथ कैसे लिंक्ड होता है, ठीक है। सेकंड है कि सोशियोलॉजी कंपैरेटिव मेथड यूज़ करती है रिलीजन को स्टडी करने के लिए। थर्ड है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सोसाइटी या कल्चर से कैसे रिलेटेड है, या जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं या सोसाइटी है, कल्चर, उसके साथ कैसे रिलेटेड है। जो एम्पेरिकल मेथड होता है उसको सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि एम्पेरिकल मेथड का मतलब है कि आप कोई भी जजमेंटल अप्रोच नहीं रखोगे जब आप रिलीजियस फिनोमेना को स्टडी कर रहे हैं तो। देन जो कंपैरेटिव मेथड है वो ये कहता है कि आप सोसाइटी को एक लेवल पे लेके आते हैं अगर आप कंपैरेटिव मेथड यूज़ करते हैं तो, क्योंकि आप कंपेयर करते हैं फिर सोसाइटीज़ को रिलीजियस बेसिस के ऊपर, ठीक है। और ये हमें हेल्प करता है एक स्टडी कंडक्ट करने में जो कि जिसके अंदर कोई बायस नहीं है, कोई प्रीजुडाइज नहीं है, क्योंकि जब आप कंपेयर कर रहे हो तो आप बायस नहीं हो सकते हो, आप दोनों चीज़ों को के सेम पैरामीटर्स के ऊपर आप उनको कंपेयर करते हो, ठीक है। प्रीजुडाइज का मतलब होता है कोई भी पहले से जजमेंट बनाया हुआ या कोई भी पर्सपेक्टिव बना लेना पहले से ही। अब रिलीजन जो है वो हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, सारी सोसाइटीज़ में रिलीजन होता है, सब लोग इसको डिफरेंटली प्रैक्टिस करते हैं एंड ये कल्चर टू कल्चर वेरी भी करता है। देन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हर रिलीजन में हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि कुछ सेट ऑफ सिंबल्स हैं, ठीक है, कुछ फीलिंग्स हैं जो वो प्रमोट करते हैं। सेकंड है कि कुछ रिचुअल्स या सेरेमनी वो परफॉर्म करते हैं। देन थर्ड है कि एक कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स है जो उनमें उस पर्टिकुलर रिलीजन में बिलीव करते हैं, ठीक है। जो रिचुअल्स हो गए, उन रिचुअल्स में आ सकता है कि आप प्रे करते हैं या फिर सिंगिंग आ सकती है, या किसी एक डिफरेंट काइंड का फूड खाना, या कुछ डेज पे फास्ट करना। ये जो रिलीजियस सिंबल्स हैं ये जो हैं जो डेली लाइफ में हमारे जो सिंबल्स हैं उनसे बहुत डिफरेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम दिया जलाते हैं या पूजा के टाइम पे कैंडल जलाते हैं, ठीक है, तो अगर कोई कहे कि हम ये इसलिए कर रहे हैं कि रोशनी होगी इससे या कुछ, तो रोशनी के लिए लोग डेली लाइट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, तो लाइट को टर्न ऑफ कर ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो वो हमारे डेली लाइफ की चीज़ें हैं। उनसे जो ऑर्डिनरी सिंबल्स हैं उनसे ये काफ़ी डिफरेंट होते हैं और ये क्लियरली विजिबल होता है कि ये आपका रिलीजियस सिंबल है, ठीक है। कि अगर आप डेली दिया जला रहे हो या पूजा करने के लिए आप बाहर जा रहे हो, ठीक है, तो रिलीजियस रिचुअल्स जो होते हैं ऑर्डिनरी एवरीडे लाइफ से डिफरेंट होते हैं। और कुछ रेगुलर सेरेमनीज होती हैं जैसे कि चर्चेस, मॉस्क या टेम्पल्स में जाना, ठीक है, तो वो रिलीजियस लोग फॉलो करते हैं उसको। और रिलीजन जो है वो सेक्रेड होता है, इसको बहुत सेक्रेड समझा जाता है एंड इसको सुपर नेचुरल चीज़ों के साथ अटैच करके भी देखा जाता है। इसको सेक्रेड कैसे समझा जाता है कि आप अगर मंदिर जा रहे हैं तो अपने हेड को कवर करेंगे, या मंदिर जाने से पहले आप शूज़ बाहर निकाल देंगे, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें करेंगे। या मंदिर जा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टाइप के कपड़े पहनेंगे। बहुत सारे रिलीजन्स में कलर्स का भी वो होता है कि ये कलर आप पहनेंगे, ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। आप जब आप किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं तो इस तरह के रिचुअल्स सेरेमनीज में बिलीव करते हैं, ठीक है। देन कुछ सोशियोलॉजिस्ट हैं जो रिलीजन को स्टडी करते हैं, उनमें एक इम्पॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट है एमिल डर्कहीम। डर्कहीम क्या सोचते हैं कि ये जो रिलीजन है ना ये सेक्रेड है, ठीक है, और ये हर सोसाइटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इसको वो सुपर नेचुरल चीज़ों के साथ एसोसिएट करके देखते हैं। तो वो कहते हैं कि जो इवन एक ट्री या टेम्पल है ना, ये जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ें इनके पीछे एक सुपर नेचुरल फोर्स है जो एक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये दखिम है जो ऐसे सोचते हैं। उसके अलावा जो बुद्धिज्म वगैरह जो भी रिलीजन्स रहे हैं वो सब क्या है, उनमें सुपर नेचुरल जैसी कोई कंसेप्ट की बात नहीं की गई है।
उनके अंदर क्या है कि पर्सन्स को इम्पोर्टेंस दिया गया है, ठीक है। तो देन उसके बाद देखते हैं कि रिलेशनशिप जो होती है रिलीजन की बाकी सोशल इंस्टीट्यूशंस के साथ कैसे रिलेशनशिप है। तो रिलीजन का एक क्लोज रिलेशनशिप रहा है पावर एंड पॉलिटिक्स के साथ, या फिर एजुकेशन में भी हमें देखने को मिलता है। और भी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब में रिलीजन जो है एक स्ट्रॉन्ग या एक इम्पोर्टेंस रखते हुए हमें दिखता है, ठीक है। क्या हुआ, बहुत सारे मूवमेंट्स आए जो सोशल चेंज के लिए थे। अब क्या रिलीजन बहुत कोई एक प्राइवेट बिलीफ नहीं है कि मैं अपने घर पे बैठ के कहूँ कि ठीक है ये मेरा रिलीजन है, मैं इसको फॉलो कर रही हूँ, या फिर और इसका बाहर की चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। बट इसका लेना देना है, अगर मैं कोई भी चीज़ रिलीजन प्रैक्टिस कर रही हूँ तो वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पब्लिक स्फेयर में भी नज़र आएगा। अगर रिलीजन से रिलेटेड कोई डिस्क्रिमिनेशन नज़र आता है तो वो एक पब्लिक इशू भी होता है, और फिर उसके ऊपर बहुत सारी मूवमेंट्स होते हैं। एंड अगर किसी के राइट्स की बात होती है तो उसके राइट्स के लिए बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये पब्लिक कैरेक्टर में आ जाता है। जो सोसाइटीज़ हैं वो जैसे जैसे मॉडर्नाइज्ड होते जा रही है, तो उसमें क्या हो रहा है, रिलीजन जो है वो कम पावरफुल होता जा रहा है। अब रिलीजन की उतनी पावर नहीं है, जैसे जैसे सोसाइटीज़ मॉडर्नाइज हो रही है, एजुकेटेड हो रही है, तो वो रिलीजन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। इसका एक जो मेन आप कह सकते हो जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलराइजेशन आया है कि हर हमारी जो कंट्री है वो सेक्युलर है। तो जब हम अपनी कंट्री को सेक्युलर बुलाते हैं तो दैट मीन्स कि उसमें सारे जो जितने भी रिलीजन है ना, सब उसमें इक्वल हैं। कोई भी रिलीजन ये नहीं है कि ये आपसे सुपीरियर है या ये इन्फीरियर है, सारे रिलीजन्स जो है इक्वल है एक सेक्युलर कंट्री में। एंड स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है तो स्टेट भी कोई किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती है। तो यहाँ से भी एक रिलीजन जो है वो पावरफुल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। रिलीजन पावरफुल कब होगा, जब एक रिलीजन को सुपीरियर समझा जाएगा या सब उसको प्रमोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है मैक्स वीबर ने, जो कि कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजिस्ट है। उन्होंने भी रिलीजन को स्टडी किया, रिलीजन के बारे में उन्होंने डिफरेंट एस्पेक्ट्स में इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी किया रिलीजन के साथ। तो वीबर ने क्या स्टडी किया कि कैल्विनिज्म को स्टडी किया वीबर ने, और उन्होंने बताया कि जो कैल्विनिस्ट होते थे वो लोग इस चीज़ में बिलीव करते थे कि गॉड एक चीज मतलब सुपर नेचुरल पावर है जो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एंड वो गॉड को बड़ा ग्लोरीफाई करके दिखाते थे कि ओके गॉड गॉड ही उनके लिए सब कुछ है, ठीक है। और उनके जितने भी काम होते थे वो सारे गॉड के अराउंड ही घूमते थे, कि वो लोग बिलीव करते थे कि सारी चीज़ें जो है ना प्री डेस्टाइंड है, कि आपका आप हेवन में जाएंगे या हेल में जाएंगे ये भी पहले से डिसाइडेड है, ठीक है। आप कैसे काम कर रहे हैं उन चीज़ों पे उन चीज़ों को उन चीज़ों का इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो बाद की बात है, बट आप जैसा काम कर रहे हैं उनको समझा जाता था कि वो गॉड आपको साइन दे रहे हैं कि आपके साथ जो हो रहा है, कि आपने कुछ बुरा किया होगा किसी के साथ तो आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या है प्री डेस्टाइन्ड सोचली आती हैं। तो ये कैल्विनिस्ट ऐसा बिलीव रखते थे, ठीक है। वो सोचते थे कि अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो यानी कि गॉड आपसे खुश है, ठीक है। तो इस तरीके का वो समझते थे। और ये जो भी इनका प्रॉफिट कह सकते हैं हम, जो भी प्रॉफिट इनका होता था उसको किस लिए यूज़ करते थे, बाकी अदर ह्यूमंस के लिए यूज़ करते थे, या फिर किसी होली पर्पस के लिए ही यूज़ करते थे, जो भी इनका इन्वेस्टमेंट रहता था, ठीक है। वहीं पे कैपिटलिज्म जो है वो एक कॉन्सेप्ट था इन्वेस्टमेंट का। जो कैपिटलिज्म था वो जो इन्वेस्टमेंट की बात करता है तो वो ये कहता है कि आप जो मोर ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाओ, उनसे जो है फिर प्रॉफिट आएगा, फिर उस प्रॉफिट से और कैपिटल अर्न करो, फिर उससे और कैपिटल अर्न करो। तो उनका जो कॉन्सेप्ट था वो था इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। तो वीबर ने कैल्विनिज्म से बड़ा एक आर्ग्यूमेंट क्रिएट किया है यहाँ पर कि रिलीजन का एक जो है इन्फ्लुएंस हमेशा रहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। कि रिलीजन आपको जो सिखा रहा है ना, रिलीजन आपसे जो कह रहा है कि आप वही करते हो, ठीक है। अगर रिलीजन कह रहा है कि आप ये कर रहे हो ना तो इससे गॉड खुश होंगे तो आप करो।
अगर रिलीजन आपको बोले ना कि आप ये जो पैसे कमा रहे हो ये गलत है, तो आप उस काम को छोड़ देंगे, तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर उसका असर पड़ रहा है। ठीक है, तो रिलीजन जो है इकोनॉमी से डायरेक्टली ऐसे रिलेटेड भी है। तो और उन्होंने कहा कि रिलीजन को सेपरेटली नहीं पढ़ा जा सकता, इसको हम बाकी जितने भी अदर इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ हमेशा इंटरकनेक्ट करके ही समझ सकते हैं या पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये जो रिलीजियस नॉर्म्स होते हैं ये कहीं ना कहीं सबको इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है, हमारी अंडरस्टैंडिंग को इन्फ्लुएंस करती है, हमारे बिलीव्स को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, हमारी जो बिलीव्स क्रिएट होते हैं वो भी इन्हीं से क्रिएट होता है कि हम एक पर्टिकुलर रिलीजन को जब फॉलो करते हैं। ठीक है, एंड इसी तरह सोशोलॉजिस्ट का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि वो ये देखें कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज रही है या फिर अभी जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें रिलीजन क्या पार्ट प्ले कर रहा है, वो कैसे सेंट्रल है सोशल लाइफ के, कैसे सोशल लाइफ उसके अराउंड है, रिलीजन के अराउंड है। ठीक है, एंड सोसाइटी का जो कल्चर है वो कैसे रिलीजन से रिलेटेड है, रिलीजन सिंबल्स या रिचुअल्स जो हैं वो किस तरीके से सोसाइटी को इफेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो सोशियोलॉजी है वो समझती है। ठीक है, सबके साथ रिलेट करके समझने की कोशिश करते हैं। एजुकेशन एजुकेशन जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कुछ ईयर्स में एजुकेशन मिलती है, बट एजुकेशन जो है वो लाइफ लॉन्ग चलती है। ठीक है, जो स्कूल से हमें मिलती है वो होती है स्कूलिंग। ठीक है, और एजुकेशन जो है वो दो तरीके की होती है, एक फॉर्मल हो सकती है, एक इनफॉर्मल हो सकती है। तो स्कूल एजुकेशन जो है वो फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है, और जो फैमिली से या नेबरहुड से या पीयर्स से हमें जो भी एजुकेशन मिलती है वो हमें इनफॉर्मल एजुकेशन के अंडर आती है। स्कूल जो है एक स्टेप है टुवर्ड्स हायर एजुकेशन, एंड फाइनली एम्प्लॉयमेंट हमको देता है स्कूल। ठीक है, अगर हमें एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ चीज़ चाहिए तो हम क्या करेंगे? स्कूल की तरफ जाएंगे। ठीक है, बाकी क्या होता है कि कोई फैमिली है, ठीक है, तो वो अपने जो भी चीज़ें हैं वो बच्चे को सिखाएंगी, तो बच्चा एजुकेट तो वहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें वो कहाँ से सीख रहा है? अपनी फैमिली से सीख रहा है। तो फैमिली में एजुकेशन जो है वो बहुत पहले से स्टार्ट हो जाता है, तो इनफॉर्मली होता है। ठीक है, तो ये इनफॉर्मल वे है एजुकेशन का। ठीक है, एंड ये जो एजुकेशन का या ट्रांसमिशन का या एक कम्युनिकेशन है, ये जो है कॉमन है हर सोसाइटी में। हर सोसाइटी के अपने तरीके होते हैं कि वो किस तरीके से एजुकेट करते हैं अपने लोगों को। एंड ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में एंड मॉडर्न सोसाइटीज़ में काफ़ी डिफरेंस रहा है एजुकेशन में। ट्रेडिशनल सोसाइटी में समझा जाता था कि किसी भी फॉर्मल स्कूलिंग की ज़रूरत नहीं है, बच्चे क्या है अपने घर पे ही रह के सब कुछ सीख सकते हैं, फैमिली से सारी चीज़ें सीख सकते हैं। उनकी फैमिली जो चीज़ें करती है, जिस जो स्किल उनकी फैमिली के पास है, वो उसी स्किल से चीज़ें सीख कर और उसमें आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वो फॉर्मल स्कूलिंग की उनको ज़रूरत नहीं लगती थी। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में क्या हुआ, एक काफ़ी इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा था, सेपरेशन था वर्क का होम से। ठीक है, क्योंकि लोगों को बाहर जाके काम करना पड़ता था। ठीक है, देन स्पेशलाइज्ड लर्निंग थी। मॉडर्न सोसाइटीज़ में क्या है, हर स्किल के लिए आपको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें मॉडर्न सोसाइटीज़ में। एंड साथ में स्टेट सिस्टम है, नेशन है, जो सब साथ में काम कर रहा है, डिफरेंट आइडियाज़ हैं जो फंक्शन कर रहे हैं। तो मॉडर्न सोसाइटीज़ जो है काफ़ी डिफरेंट है ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ से इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, देन मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में एक चीज़ ये है कि मॉडर्न सोसाइटीज़ जो है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं रह जाती हैं, जबकि ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ क्या थी, सिर्फ सोशल कॉन्टेक्स्ट तक ही रह जाती थी। ठीक है, लाइक सोसाइटी से आप सीख लो कि आपको क्या क्या रोल्स प्ले करने हैं या क्या। लेकिन मॉडर्न सोसाइटीज़ में क्या है, यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस है कि आप सेम दिखें, एक जैसे हो, यूनिफॉर्मिटी हो, एक स्टैंडर्ड हो, एक स्टैंडर्डाइज्ड एस्पिरेशन हो आपकी, सेम वैल्यूज़ आपको दी जाएं। ठीक है,
तो यहाँ पे मॉडर्न सोसाइटीज़ में इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। यूनिफॉर्म, इसका एक एग्जांपल ये है कि यूनिफॉर्म ड्रेस जो होती है स्कूल चिल्ड्रन के लिए, कि सबके लिए सेम है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बच्चा, उस बच्चे का बैकग्राउंड क्या है। तो जो यूनिफॉर्म है वो सबके लिए सेम है। ये इसका एक एग्जांपल है स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। ठीक है। देन है फंक्शनलिस्ट व्यू एमिल डर्कीम का। एमिल डर्कीम फंक्शनलिस्ट थियरिस्ट हैं। वो कहते हैं कि सोसाइटी जो है ना, वो एक कॉमन बेस पे काम करती है, कि एक ना कॉमन बेस है और उन सबकी एक सोसाइटल नीड्स हैं। ठीक है। उसके लिए एजुकेशन को काम करना चाहिए, सोसाइटल नीड्स के लिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए। और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि कौन कहाँ से आ रहा है, सबको इक्वल एजुकेशन दी जानी चाहिए, और इक्वल एजुकेशन होती है और सबको इससे बेनिफिट होगा। ठीक है, डकीम ये बात करते हैं। ठीक है। और वो ये भी कहते हैं कि एजुकेशन जो है ना, उसको बच्चों को इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए कि वो एक स्पेशल ऑक्यूपेशन जो है उसको फॉलो कर सकें। ठीक है। या उसको जो रोल्स प्ले करने हैं अल्टीमेटली सोसाइटी में, वो उनके लिए एजुकेशन उनको प्रिपेयर करे। ठीक है। तो फंक्शनलिस्ट जो बात करते हैं वो सोशल नीड्स और सोशल नॉर्म्स के टर्म्स में बात करते हैं। वो चाहते हैं कि एजुकेशन जो है ना मेंटेन करे उनके सोशल स्ट्रक्चर को, जो सोशल स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया हुआ है वो उसी को मेंटेन करे, उसी को आगे चलाए, उसी को रिन्यू करे, उसी को ट्रांसमिट करे एंड उसी को डेवलप करे। तो वो एक ही सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है और वो चाहते हैं कि उसी को मेंटेन किया जाए। ठीक है। उनको नहीं लगता कि उसमें कोई चेंज की ज़रूरत है या फिर उसके अंदर कोई कमियां हैं। वो उसी को सही समझते हैं और उसी को मेंटेन करना चाहते हैं, और एजुकेशन से भी वो यही चाहते हैं कि एजुकेशन उसमें हेल्प करे। ठीक है। कि कैसे इंडिविजुअल अपने फ्यूचर रोल के लिए रेडी होगा सोसाइटी में, तो ये सब काम कौन करेगा, एजुकेशन करेगी। फंक्शनलिस्ट ऐसा सोचते हैं। वहीं पे क्या होता है कि सोसाइटी जो है वो अनइक्वली डिफरेंशिएटेड है। यानी सोसाइटी में ना कोई इनइक्वालिटी नहीं है, कोई इक्वालिटी नहीं है, कोई बेस नहीं है। ये कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट बात करते हैं ऐसे, कि सोसाइटी जो है वो ऑलरेडी स्ट्रैटिफाइड है, उसमें ऑलरेडी डिवीजन एग्जिस्ट करता है। ठीक है। और जब सोसाइटी के अंदर डिवीजन एग्जिस्ट करता है तो वो ऑटोमेटिकली एजुकेशन में भी आ जाता है। तो वो एजुकेशन में जब स्ट्रैटिफिकेशन की बात करते हैं तो वो बात करते हैं कि इनइक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ है, कि अपॉर्चुनिटीज़ ही जब बच्चों को बराबर नहीं मिलेगी तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि बच्चों को एजुकेशन जो मिल रही है वो इक्वल है। ठीक है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे सोशल नीड्स तो पर्पस नहीं रह जाता है जब आप उनको डिफरेंट एजुकेशन दे रहे हो, सेम अपॉर्चुनिटीज ही नहीं प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है। तो वो बोलते हैं कि इसका एक एग्जांपल उन्होंने दिया है कि अ, अगर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड बच्चों का डिफरेंट है तो उनको एजुकेशन भी जो है वो डिफरेंट मिलेगी, क्योंकि वो डिफरेंट स्कूल्स में जाए। और इसके अलावा ये भी है कि एजुकेशन जो है ना, बहुत लोगों को तो इसका एक्सेस भी नहीं है। बहुत सारी फैमिलीज तो ऐसी है जिनके पास एजुकेशन के बारे में सोचने तक का भी वो नहीं है, कि वो सोच भी नहीं सकते हैं कि वो एजुकेशन दे पाएंगे अपने बच्चों को। तो उन लोगों के पास तो एक्सेस भी नहीं है एजुकेशन का। तो इन लोगों में और जिनको एजुकेशन अच्छी अपॉर्चुनिटी सब कुछ मिल रहा है, उन लोगों में बहुत डिफरेंस होगा एंड ये डिवाइड बहुत ज़्यादा होगा। तो एजुकेशन इस फील्ड में भी काम करती है, सोशियोलॉजी इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है। इसके अलावा जेंडर, कास्ट, डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें भी एजुकेशन में देखने को मिलती हैं। कि लाइक अगर जेंडर कैसे देख सकते हैं कि अगर एक फैमिली है उसमें एक वो दोनों वो एक ही बच्चे को पढ़ा सकते हैं, तो वो प्रेफर करेंगे कि वो मेल चाइल्ड को पढ़ाएं rather देन फीमेल चाइल्ड को। तो जेंडर को भी, जेंडर के में चांसेस ऑफ एजुकेशन इस तरीके से भी इफेक्ट होते हैं कि डिसीजन मेकिंग की जब बात आएगी तो फिर किसकी एजुकेशन को ड्रॉप आउट करना है, किसको आगे पढ़ने देना है, किसको प्रमोट करना है। तो इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं जो एजुकेशन में आती हैं। ठीक है। एंड सोशियोलॉजी उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हैं।